कि आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। आदिवासी कौन है? और ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दुनिया का एक संगठन है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 1945 में। उसका मकसद था कि पूरी दुनिया में जो लड़ाइयां हुई थी, एक देश दूसरे देश पे राज करने के लिए, एक देश दूसरे देश को हराने के लिए, एक देश दूसरे देश की संपत्ति को छीनने के लिए परमाणु बमों का प्रयोग किया गया था और दुनिया की आधी आबादी, आधी धरती युद्ध में खत्म हो गई थी। आधे से ज्यादा देश बर्बाद हो गए थे। उन देशों में आधुनिक विकास और शांति स्थापित करने के लिए और पूरी दुनिया के मानव समुदाय में भाईचारा बनाने के लिए, आपसी प्रेम बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। और इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो देश बर्बाद हुए हैं उन देशों में आधुनिक विकास के लिए पैसा देने के लिए एक और संगठन का निर्माण किया जिसको विश्व बैंक कहते हैं। और जो देश बर्बाद हुए, जो देश अविकसित थे, उनका आधुनिक विकास करने के लिए विश्व बैंक ने पैसा दिया और पूरी दुनिया में आधुनिक विकास होने लगा। अपने गठन के 50 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि इन जिन देशों में आधुनिक विकास हुए हैं, बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग लगे, सड़कें बनी, वो आदिवासियों की जमीन पे बने हैं। यानी आधुनिक विकास की भेंट आदिवासी आदमी, आधुनिक विकास की भेंट आदिवासी समाज, आधुनिक विकास की भेंट आदिवासी की जमीन। यानी आधुनिक विकास जहां हुआ है वहां आदिवासी खत्म हुआ है। और इस दुनिया में प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं। तो विश्व स्तर पर यह देखा गया कि इस प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए कौन सा समाज सबसे पहला समाज है, प्रकृति के करीब रहने वाला कौन सा समाज सबसे पहला समाज है। तो पूरे अध्ययन में यह पाया गया कि दुनिया में आदिवासी ही एक ऐसा समाज है जो इस दुनिया को बचा सकता है। 8 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ 8 अरब लोगों को बचाने के लिए 40 से 45 करोड़ आदिवासियों को बचाने की मुहिम चला दी गई। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1994 से विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की और आज हमारे पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आजादी के पहले आदिवासियों का संघर्ष और आजादी के बाद भी आदिवासियों का ही संघर्ष चल रहा है। आदिवासी इस देश का मालिक है, इस जमीन का मालिक है और जितने भी लोग गैर आदिवासी हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं। वो शरणार्थी है, नागरिक है, अन्यथा वो नौकर बन गया है।
आदिवासी की जमीन खत्म हो गई है। 100% आदिवासी था, आज भारत में 8% आदिवासी बचा है। जो पूरी धरती की मालकियत थी आदिवासियों के पास, आज आदिवासी के कब्जे में 3% जमीन बच गई है। आदिवासियों के हिस्से का जो 35% जो जंगल है वो सरकारी घोषित कर दिया है, और जंगल में जो आदिवासी रह रहे हैं उनको खदेड़कर अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। इस दुनिया में दो तरह का विचारधारा चल रही है। पहली विचारधारा है आधुनिक विकास करना और भौतिक संसाधनों को जुटाना। दूसरी विचारधारा है आदिवासियों की विचारधारा, आदिवासियों का संघर्ष, और जो संघर्ष है रोटी कपड़े मकान का संघर्ष है। यानी आदिवासी चाहता है कि आदिवासी के पास रोटी मिल जाए, आदिवासी चाहता है कि आदिवासी के बदन पे कपड़ा मिल जाए, आदिवासी चाहता है कि आदिवासी के सिर पर मकान हो जाए। और इन सब के लिए आदिवासियों का जो जीने का संसाधन है वो जल जंगल जमीन है। आज जैसे ही आदिवासियों के कब्जे से जल जंगल जमीन हट जाएगी, आदिवासी मर जाएगा। इसलिए हमारे सामाजिक संगठन के जितने क्रांतिकारी योद्धा हैं वो अपनी पूरी उम्र लगा दिए आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए, और उनके साथ अभी समाज खड़ा नहीं है। तो हमारी समस्या का मूल कारण क्या है? मूल कारण समाज है। समाज का समझदार व्यक्ति जो आदिवासियों के खिलाफ रणनीति बनाता है, आदिवासियों को विस्थापित करने की रणनीति बनाता है और आदिवासियों की जमीन छीनने की रणनीति बनाता है, उस सेना का सेनापति बनकर हमारे ही समाज के ऊपर हमला कर रहा है। इस देश के जो आदिवासी है वो मूल मालिक होने की वजह से उसको आदिवासी कहा गया, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत संविधान में उसको अनुसूचित जनजाति कहा गया। तो कुछ लोग षड्यंत्रकारी लोग कि आदिवासियों को जनजाति कहते हैं, वो संविधान को आधार बनाते हैं। इस संविधान में जनजाति बोला है तो हम संविधान का पालन करते हैं। तो उन लोगों से मेरा सवाल कि संविधान में 5वीं अनुसूची है तो आप 5वीं अनुसूची का पालन क्यों नहीं करते? संविधान में आदिवासी भारत की बात है तो आप आदिवासी भारत की बात क्यों नहीं करते? संविधान में आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार है वो कुदरती अधिकार है, तो आप कुदरती अधिकारों की बात क्यों नहीं करते? संविधान में किसी भी कानून का जो अपराध होता है उसको आदिवासी पर लागू नहीं होता है, तो आदिवासियों पे वो धारा लगाकर अपराधी क्यों बनाया जाता है? इस देश में जो इस देश का मालिक है वो सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग बन गया है। आप पूरे भारत में घूमेंगे, चौराहे पे गठान लेकर अपने बच्चों को कंधे पे उठाकर चौराहों पे बैठा हुआ है मजदूरी की तलाश में। जो इस देश का मालिक है वो रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस गया है। उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे षड्यंत्रकारी लोग हैं और एकता नहीं होने की वजह से है। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आदिवासियों की समस्याओं का समाधान आदिवासी ही कर सकता है। तो अलग अलग धर्म में बंटने की जरूरत नहीं है। आदिवासियों का इतिहास भारत में 2 लाख वर्ष से पुराना है और धर्म का इतिहास 2000 साल पुराना है। यानी आदिवासी 2 लाख वर्ष बड़ा है धर्म से। तो आप धर्म के चक्कर में क्यों रहते हैं? आपकी उम्र, आपके पूर्वजों की उम्र, आपका अस्तित्व 2 लाख साल पुराना है इस धरती पर, और 70 पहले आया राजनीतिक पार्टी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। तो आप राजनीतिक पार्टियों के गुलाम क्यों बनते हैं? आदिवासी को इस देश का मालिक नहीं बनने देने के लिए
तहत आदिवासियों को नागरिक बनाया जा रहा है। यह देश आदिवासी राष्ट्र है, सांस्कृतिक राष्ट्र, प्राकृतिक राष्ट्र है। इस देश को आदिवासी राष्ट्र से मुक्त करके धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और धार्मिक राष्ट्र बनाने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे धर्म के लोग आदिवासियों को मिलकर एक षड्यंत्र के तहत धार्मिक बनाना चाहते हैं, जिससे आदिवासी अपनी प्राकृतिक रिवाज को भूल जाए, अपनी संस्कृति को भूल जाए, अपनी परंपराओं को भूल जाए और अपनी मूल सभ्यताओं को भूल जाए और धर्म के पीछे चला जाए। इसलिए जो लोग षड्यंत्र के तहत आदिवासियों को धार्मिक बनाना चाहते हैं, वो लोग आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहते हैं। आदिवासी ईसाई बन जाए चलेगा, आदिवासी सिख बन जाए चलेगा और आदिवासी मुस्लिम बन जाए चलेगा, आदिवासी बौद्धिस्ट हो जाए चलेगा, लेकिन आदिवासी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आदिवासी आदिवासी रहता है तो इस देश का मालिक कहलाता है। तो मेरे साथियों, मालिक बनना चाहते हो तो राजनीतिक पार्टियों से दूर रहो, मालिक बनना चाहते हो धार्मिक षड्यंत्र से दूर रहो, मालिक बनना चाहते हो तो जमीन को पहली प्राथमिकता दो, जल का संरक्षण करो, जंगल का संरक्षण करो और जल जंगल जमीन की पूजा करने वाला जो 2 वर्ष से हमारे आदिवासी समाज में जो गीत चल रहा है, आदिवासी जल जंगल जमीन की पूजा करता है। वो पूजा क्यों करता है? क्योंकि उसके जीने का संसाधन जल जंगल जमीन है। तो हमको बचने का रास्ता क्या है? लोग हमको जातिवाद में बांट रहे हैं, लोग हमको समाजवाद में बांट रहे हैं, लोग हमको संगठनवाद में बांट रहे हैं, लोग हमको क्षेत्रवाद में बांट रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? ये हमारे युवाओं को सोचने के लिए, इस मुद्दे पर सोचने के लिए हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए। मेरे साथियों, आज हमारे ऊपर जो समस्याएं हैं वो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं और जो हमले हो रहे हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हमले हो रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये योजना आ गई है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे इलाके में कारखाने बन रहे हैं तो हमको रोजगार मिलता है। कारखानों के माध्यम से आपकी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, कारखानों के माध्यम से आपके प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा किया जा रहा है। आदिवासी बांध बनाते हैं तो जमीन आदिवासियों की, हजारों लाखों की संख्या में आदिवासी बेघर हो जाते हैं। यहाँ से विस्थापित होकर गुजरात में जाता है तो वहाँ का उसे आदिवासी का प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यानी उसकी जाति समाप्त हो जाती है, समाज बिखर जाता है और आदिवासी संघर्ष करना नहीं चाहता, सरकार को दबाना नहीं चाहता और सरकार से दबना नहीं चाहता। तो सरकार को दबाना या दबाने की आदिवासी का कोई मकसद नहीं है। आदिवासी आंदोलन करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसके जीने के संसाधन खत्म हो जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि यह जीने की आखिरी लड़ाई है। जब उसको समझ में आता है कि सरकार हमारी पूरी संपत्ति को छीन रही है, जीने की आखिरी लड़ाई, हमारे पास जो संपत्ति वो छीन रही है, तब जाके वो संघर्ष करता है, आंदोलन करता है। तो मेरा निवेदन है साथियों, अभी एकजुट होने का है, युवाओं को एक मंच पर आने का है। अलग अलग बटकर हम रह नहीं सकते। यह अनुसूचित इलाका है, यह आदिवासियों के स्वशासन का इलाका है, तो हम स्वशासन की बात करते हैं। आदिवासी इलाकों में चुनाव कराना गैर कानूनी है, यह संविधान में लिखा है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जिले में 5वीं अनुसूचित जो जिले होते हैं वो आदिवासियों का स्वायत्त जिला होता है। स्वायत्त जिला का मतलब होता है आदिवासियों की सरकार, जहां पर आदिवासी सुरक्षित, आदिवासी की जमीन सुरक्षित, आदिवासी का स्वशासन और आदिवासी के लिए पूरी तरह सुरक्षित और आरक्षित जमीन और गैर आदिवासियों के लिए वो पूरी तरह वर्जित क्षेत्र है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारे समाज को बचाने के लिए सरकार नहीं आएगी, हमारे समाज को बचाने के लिए कोई
कोई एनजीओ नहीं आएगा। हमारे समाज को बचाने के लिए दुनिया की कोई ताकत आदिवासियों को नहीं बचा सकती। दुनिया की एक ही ताकत आदिवासियों को बचा सकती है, वो है आदिवासियों का ताकत। तो उसके लिए क्या करना है? आपके इलाके में गैर आदिवासी आपके साथ शोषण करता है, आपके इलाके में ही आप पांचमल थाने 90% जो रिपोर्ट दर्ज होती है वो आदिवासियों के खिलाफ होती है। गैर आदिवासी महिला के टुकड़े कर देता है, आदिवासी महिला के साथ बलात्कार कर देता है, आदिवासी आदमी को जमीन पे घिस के गाड़ी पे बांध के घिस के मार देता है, घसीट के मार देता है। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए हजारों युवाओं को थाने पे घेराव करना पड़ता है, कलेक्टर ऑफिस में घेराव करना पड़ता है। लेकिन आदिवासी आदमी के खिलाफ गैर आदिवासी फोन पे रिपोर्ट दर्ज करता है। तो आपको बचने का एक ही रास्ता है, आपका स्वरोजगार तैयार करो। आपकी जंग खत्म होती है, रोजगार आपका छीना जा रहा है, इस देश में निजीकरण हो गया है। तो आपको बचने का रास्ता है अपनी जमीन में जो लंबे समय तक हम अनाज खा सके, हमारे पारंपरिक अनाज को बचाओ और जगह जगह गांव-गांव दुकानें खड़ी करो और जो हमारा दुश्मन है उसकी जमीन पे काम करना बंद कर दो। जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा शोषण करता है, उसकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दो। जो हमारा शोषण करता है, जो हम आदिवासियों को लूटता है, जो आदिवासियों को लूट लूट कर धनवान बन गया है, उसकी दुकान पे जाना बंद कर दो। आदिवासियों की दुकान से अगर आदिवासी सामान खरीदता है, ग्राहक आदिवासी है तो दुकानदार भी आदिवासी होना चाहिए। आदिवासी की दुकान से अगर आदिवासी सामान खरीदता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 2 साल के अंदर आदिवासी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और हमारे साथ और भी वक्ता है, समय का अभाव है। रैली के लिए हमारे युवाओं का जो गर्म खून है वो हमको बता रहा है कि रैली में जाना है। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसलिए सबको धन्यवाद। आपकी जय जय जोहार, जय आदिवासी।